Good morning, students. Today we are going to continue with lesson number 2, History, part 4. So let's begin. So in the previous video, we have read about the Anglo-Mysore War, and I told you that in this war, Britishers very successfully they have established their control over the Mysore, and they defeated the Tipu Sultan, who was the ruler of Mysore at that time. So now we will study about the Anglo-Maratha War. मैसूर पे उन्होंने पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया था. अब उनके पास जो नया टारगेट था वॉज द मराठास, क्योंकि मराठास ने उनकी हेल्प करी थी मैसूर में कब्ज़ा करने के लिए. काफ़ी बार उन्होंने अपना अलायंस बनाया था मराठा के साथ ब्रिटिशर्स ने. तो ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम वॉज वेरी मच फेमिलियर विद द पावर ऑफ द मराठास. उन्हें एक आइडिया लग चुका था कि मराठास की क्या स्ट्रेंथ है और उनकी क्या पावर है. सो द ब्रिटिश हैड गॉट एन आइडिया ऑफ मराठा स्ट्रेंथ एंड द पावर ड्यूरिंग ए स्ट्रगल इन मैसूर. दे वर अवेयर विद द म्यूचुअल डिफरेंसेस बिटवीन द मराठा लीडर्स. दे took this as an advantage and prepared themselves for the annexation of the Maratha territory. अब ब्रिटिशर्स को आइडिया लग चुका था मराठा की स्ट्रेंथ का, क्योंकि मैसूर में वो उनके साथ अलायंस जब उन्होंने किया था तो वो लड़ चुके थे. अब उन्हें इसके अलावा ये भी पता था कि मराठास के जो अपने लीडर्स हैं उनके बीच में ही कुछ डिफरेंसेस चल रहे हैं, तो कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छे से नहीं है. सो उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह ट्रीट किया और उन्होंने इस एडवांटेज को लिया कि अब हम मराठा पे एनेक्सेशन कर सकते हैं. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यूनिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर था जिस वजह से वो ईजिली जगह जगह पे कंट्रोल कर रहे थे, और वही उन्होंने यहाँ भी देखा मराठा रूलर्स के साथ. नाउ इस वजह से उन्होंने क्या किया, अ बैटल टुक प्लेस एंड दिस वाज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर. पहले एंग्लो मराठा वॉर हुई जो कि 1775 से 1782 तक चली थी. इसमें क्या हुआ देखते हैं. After the death of the fifth Peshwa Narayan Rao, his uncle Raghunath Rao wanted to ascend the Gaddi, that is, the power, the throne. In order to fulfill his desire, he joined the hands with the English. This was opposed by the Maratha and the war took place between both the sides. अब क्या हुआ, जब जैसे शिवाजी जिन्होंने मराठा स्टार्ट करा था एम्पायर, उनकी डेथ के बाद क्या हुआ था, पेशवा जो थे उनकी पावर मजबूत हो गई थी. पेशवा उनके टाइम पे केवल एडवाइज़र का काम करते थे, तो पेशवा जो थे उनकी पावर स्ट्रांग हो गई और धीरे धीरे ये रूलर्स बनने लगे. अब जब फिफ्थ पेशवा नारायण राव जो थे उनकी डेथ हुई थी, उसके बाद स्टार्टिंग के 3 पेशवा तक तो बाजीराव 1 और जो बाकी के 3 थे उन तक तो काफ़ी एम्पायर स्ट्रांग थे, लेकिन जो बाकी के 2 थे जो पेशवास थे उन्होंने एम्पायर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं वो कंट्रोल कर पाए थे. तो जब फिफ्थ पेशवा नारायण राव जो थे उनकी डेथ के बाद ये इशू उठा कि अब राजा कौन बनेगा. तो उनके जो अंकल थे रघुनाथ राव वो चाहते थे राजा बनना और एक्सेस करना थ्रोन को. अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपने हैंड्स ज्वाइन कर लिए, दैट मीन्स फैमिलियर रिलेशंस बना लिए इंग्लिश के साथ और ब्रिटिशर्स के साथ, और उनके साथ जाके मिल गए. अब जो बाकी के मराठास थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत अपोज किया कि वो बीइंग अ मराठा वो ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया, और जिस वजह से क्या हुआ, दोनों साइड्स में वॉर हुई. वॉर जो थी वो 1775 से 82 तक चली थी, काफ़ी लंबी चली थी. तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, लंबी चलने की वजह से ट्रीटी ऑफ सेल्बाई, एक म्यूचुअल जो दोनों के बीच में एक कंसेंट था, वो साइन हो गया कि अब हम एक दूसरे की टेरिटरी जो भी उन्होंने वॉर में जो जीती थी वो सब उन्होंने वापस कर दी, और ये फैसला किया कि अब हम वॉर नहीं करेंगे, क्योंकि जब बहुत लंबी लड़ाई चलती थी तो वो ऐसे पीसफुली वॉर को सॉल्व कर लेते थे. इन ट्रीटीज़ के अंदर भी ये जो समझौता करते थे इसके अंदर भी काफ़ी कंडीशंस होती थी, और इससे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर फिनिश हो गई. उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिशर्स जो थे वो इस अपॉर्चुनिटी में थे कि उन्हें कोई नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो दोबारा अटैक कर पाएँ. So here they got the opportunity, and the second Anglo-Maratha war took place between 1803 to 1805. Peshwa Bajirao murdered the Vithuji, the brother of Jaswant Rao Holkar. अभी होलकर के बारे में आपको बताना चाहूँगी मैं, आप आगे पढ़ोगे इनके बारे में. ये होलकर, सिंधिया
और गायकवाड़, ये कुछ मराठा सरदार थे। ये अलग अलग जगहों में थे, जैसे बाजीराव जो थे वो पुणे में थे, ये जो थे ये अलग अलग स्टेट्स में थे। मेन लीडर इनका बाजीराव टू ही था, लेकिन इनको अलग अलग जगह में डेस्टिन किया हुआ था ताकि वहाँ पे एरियाज़ को कंट्रोल कर पाए, वहाँ पे देख पाए। थे ये भी मराठा, लेकिन इनके आपस में ही इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स रहती थी और इनकी बनती नहीं थी। तो ये जो लोग थे ये बार बार इन पे हमला करते थे। और पेशवा बाजीराव ने क्या किया, विथूजी जो उनमें से एक जसवंत राव होलकर जो मराठा लीडर था वहाँ पे उनके भाई का मर्डर कर दिया। जब उन्होंने उनके भाई का मर्डर किया तो होलकर ने क्या किया, अपनी आर्मीज़ के साथ उसने पेशवा और दौलत राव जो सिंधी के थे, जो एक और मराठा थे, उनके साथ उनको लगा कि इन लोगों ने मेरे भाई को मारा है मिलके, तो उन्होंने पेशवा पे और दौलत राव दोनों पे ही अटैक कर दिया। बाजीराव वॉज फोर्स टू फ्ली टू बेसिन। जब इन्होंने देखा बाजीराव ने कि इस तरह से हम पे अटैक कर दिया है और होलकर ने, तो उन्होंने क्या किया, वो भाग के चले गए कहाँ पे, बेसिन में। और बेसिन में कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। वो वहाँ गए और वहाँ जाके उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ समझौता किया, एक ट्रीटी साइन करी और दस इस्टेब्लिश ब्रिटेन कंट्रोल ओवर द पूना। और ब्रिटिशर्स ने वो जो समझौता हुआ उसमें उन्होंने अपना कब्जा जो था वो पूना पे इस्टेब्लिश कर लिया। इंग्लिश ट्रूप्स वर नाउ स्टेशन एट मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ एंड पूना। अब इंग्लिश के जो ट्रूप्स थे, जो उनके आर्मी थी, जो उनके लोग थे, अब वो धीरे धीरे मैसूर, हैदराबाद, लखनऊ, पूना हर जगह वो अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश करने लगे। उसके बाद क्या हुआ, द ब्रिटिश फोर्सेस डिफीटेड। ब्रिटिश फोर्सेस ने क्या किया, दौलत राव जो सिंधिया का था राजा, उनको जो खुद मराठा था, उनको डिफीट कर दिया और उसकी सारी टेरिटरीज पे कब्जा कर लिया। जसवंत राव जो था उसके बाद वो ब्रिटिशर्स के फेस टू फेस आया, उन्होंने सेम जसवंत राव के साथ भी यही किया और उसको भी डिफीट कर दिया। अब इंग्लिश जो थे धीरे धीरे वो उड़ीसा और बाकी पार्ट्स पे कब्जा करने लगे। तो ये सारे जो थे, अब उस टाइम पे अगर यही सारे लोग कंबाइन हो जाते, होलकर, सिंधिया और आपका बाजीराव टू, अगर ये सब मिल जाते तो शायद ये ईजिली ब्रिटिशर्स को हरा सकते थे। लेकिन इनकी अपनी ही इतनी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थी, इनके बीच में अपना ही इतनी प्रॉब्लम्स थी कि ये आपस में ही लड़ रहे थे। और आपस में लड़ने के बाद जब इंडिविजुअली ये ब्रिटिशर्स के सामने आए तो ब्रिटिशर्स ने तीनों को हरा दिया। अब क्या हुआ, सेकेंड वॉर तक इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने तीनों को हरा चुके थे जब ये इंडिविजुअली आए थे। अब क्या हुआ, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर टुक प्लेस बिटवीन 1817 टू 1880। इसमें क्या हुआ, पेशवा बाजीराव, दौलत राव, सिंधिया और ये सारे जितने भी एक्स्ट्रा जो मराठा सरदार थे जो अलग अलग जगह पे थे, डेस्टिन थे, इन सब ने अपना एक अलायंस बनाया, अपनी कंबाइंड आर्मी बनाई और मिलकर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स पे अटैक किया। बट एन अटेम्प्ट टू क्रश द पॉलिटिकल एम्बिशन ऑफ थिंग बट वर टेरिबली डिफीटेड। लेकिन ये टेरिबली क्या हो गए, इनको डिफीट कर दिया, हरा दिया ब्रिटिशर्स ने। पूना एंड इट डिस्ट्रिक्ट वर मर्ज्ड विद द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और पूना जो था और उसकी जो बाकी की डिस्ट्रिक्ट थी उन सबको बॉम्बे के साथ मिला दिया गया। तो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर तक कहीं ना कहीं इन्होंने सारे मराठा की जो पावर थी उसको ख़त्म कर दिया, उसको बिल्कुल दबा दिया था। अब इसके बाद क्या हुआ, कंसोलिडेशन ऑफ द एम्पायर। अब जब इन्होंने मराठा पे कब्जा कर लिया, बंगाल पे कब्जा कर लिया, अब ये आगे की तरफ बढ़े। ब्रिटिश वर कॉन्स्टेंटली थ्रेटन बाय द फ्रेंच एंड अदर कंट्रीज। अभी भी ब्रिटिशर्स को बाकी कंट्रीज से काफ़ी खतरा था। टू इम्पॉर्टेंट वॉर इस टाइम पे हुई थी। फर्स्ट अफगान वॉर जो कि 1839 से 42 के बीच में थी, और सेकेंड अफगान वॉर थी जो कि 1878 से 1880 के बीच में थी। क्योंकि उनको बाकी खतरा भी था बाहर के लोगों का कि भी वो भी आ सकते हैं कंट्री पे कब्जा करना, उनको फ्रेंच के अलावा बाहर की कंट्रीज से भी खतरा था। तो ऐसे उन्होंने अफ़गान के साथ वॉर लड़ी। अफ़गान में जो ये दो वॉर्स हुई इनको बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है कि कौन था, इसमें क्या डिफीट हुआ, हमें सिर्फ इतना जानना है कि वो दो एंग्लो वॉर हुई थी अफ़गानिस्तान के साथ, और उसमें उन्होंने अफ़गान्स को हरा कर फाइनली अपना काबुल जो जगह है अफ़गानिस्तान में वहाँ पर अपना परमानेंट कब्ज़ा कर लिया था। इसके अलावा उन्होंने सिंध पे कब्ज़ा किया था 1843 में, और साथ ही साथ उनकी नज़र नेपाल पे भी थी। नेपाल के जो रूलर्स हैं उन्हें गुरकास कहा जाता है, वहाँ के नेटिव सोल्जर्स को। तो उन लोगों से भी उन्होंने भी काफ़ी डिफेंड किया, काफ़ी फाइट करने की कोशिश करी, लेकिन एट लास्ट उनको अपनी जो डिस्ट्रिक्ट्स थी वो ब्रिटिशर्स को सरेंडर करनी पड़ी। तो इन्होंने अपने, आप देख रहे हैं इंडिया के अपनी स्टेट्स के पे कब्ज़ा करने के साथ साथ ये बाहर के भी जो कंट्रीज़ हैं उन पे भी इन्होंने नज़र रखी हुई थी, और साथ साथ उन पे भी ये कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे ताकि कोई भी इनके बीच में ना आए।
नाउ द नेक्स्ट वॉज एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। अब इनका जो नेक्स्ट था कैप्चर करने का, वो कौन था पंजाब। पंजाब जो था वॉज द ओनली लार्जर इंडिपेंडेंट स्टेट। केवल एक वही स्टेट बच गई थी जिसको ब्रिटिशर्स को कंट्रोल करना था, जो कि लार्ज थी और इंडिपेंडेंट थी। पंजाब को उस टाइम पे रूलर रंजीत सिंह जो थे वो रूल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ परपेचुअल फ्रेंडशिप जो था वो साइन किया हुआ था। परपेचुअल फ्रेंडशिप क्या होता है, ये एक तरीके का समझौता था। इस समझौता के अंदर क्या था, दैट ही ऑल्सो मेंटेन द एफिशिएंट आर्मी, कि वो अपनी आर्मी मेंटेन करेंगे और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स के जो यूरोपियंस एम्प्लॉय हैं, जो यूरोपियंस लोग हैं, उनको काम देंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट देंगे। दैट मीन्स उनको एम्प्लॉयड करेंगे, वो उनका काम करेंगे, साथ ही साथ वो उनका पैसा देंगे। तो एक ये इनके बीच में एक समझौता हुआ था। और ये भी था कि वो उन ब्रिटिशर्स जो है, कोई भी अगर फॉरेन एनेक्सेशन होता है तो ब्रिटिशर्स पंजाब की हेल्प करेंगे। तो एक तरीके से इनके बीच में एक समझौता हुआ था फ्रेंडशिप का, जिस वजह से ब्रिटिशर्स ने अभी तक पंजाब को छोड़ा हुआ था। लेकिन इस समझौते का मतलब ये नहीं था ब्रिटिशर्स की उनको छोड़ दे, उन्होंने उनको कुछ टाइम के लिए छोड़ा हुआ था, और साथ ही साथ उनका मेन स्ट्रेटेजी थी उनके साथ ट्रस्ट बिल्डअप करने की। तो उन्होंने उसके लिए वो चीज़ छोड़ी थी, जैसे उन्होंने हैदर अली के साथ किया था, उसको प्रॉमिस किया था। लेकिन जब मराठास ने मैसूर पर अटैक किया था तो ब्रिटिशर्स ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया था। तो इसी तरीके से ब्रिटिशर्स एनेक्सेशन की तलाश में थे कि वो उनको कब मौका मिले और वो पंजाब पे कब्ज़ा कर पाए। लेकिन उनको मौका मिल गया। रंजीत सिंह की जब डेथ हो गई तो रंजीत सिंह के डेथ के बाद दलीप सिंह जो उनका माइनर सन था, छोटा बेटा था वो, और वो भी रूलर बनने के लिए नहीं था लायक, बट माइनर था, उसको रूलर बना दिया गया। तो उनको मौका मिल गया कि इस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, राजा इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो उन्होंने वो पंजाब पे वॉर जो था अटैक कर दिया। और 2 वॉर्स हुई थी, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई थी, जिसमें फाइनली उन्होंने 1849 में पंजाब को एनेक्स कर लिया, पंजाब पे कब्जा कर लिया। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक नई पॉलिसी निकाली, दैट वाज अ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। देखिए, ब्रिटिशर्स ने हर जगह पर अटैक नहीं किया था, कुछ जगहों पे उन्होंने इनडायरेक्टली तरीके से भी कब्जा किया था, और वो इनडायरेक्टली तरीका क्या है, सब्सिडियरी अलायंस। ये जो सिस्टम था ये लॉर्ड वेल्सले ने शुरू किया था। ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1798। उसका मेन टारगेट क्या था, अपने एम्पायर को, अपने ब्रिटिशर्स के जो डोमिनेशन है उसको इंडिया पे बढ़ाना और इंडिया की स्टेट्स को और दबाना। ही वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ पीस ट्रीटीज़ और द पॉलिसी ऑफ नॉट इंटरवेंशन। जो शांति से ये ट्रीटी साइन कर रहे थे और बिना दखल अंदाजी किए, नॉन इंटरवेंशन किए, उसको ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। वो केवल चाहता था कि पॉलिटिकली, वो अपना एम्बिशन था कि मुझे पॉलिटिकली इनकी स्टेट पे कब्जा करना है, ना ही वो वॉर चाहता था। तो उसने एक नया सिस्टम निकाला, उसका नाम था सब्सिडियरी अलायंस। अब इस सिस्टम के अंदर क्या क्या था, फर्स्ट पॉइंट, अ स्टेट अंडर दिस सिस्टम हैड टू सरेंडर इट्स एक्सटर्नल रिलेशंस टू द केयर ऑफ द कंपनी। पहली इसकी कंडीशन ये थी कि जो कोई भी स्टेट जो है वो अपनी बाहर, ब्रिटिशर्स के अलावा बाहर किसी कंट्री से कोई भी एक्सटर्नल रिलेशन नहीं रख सकती है। सेकेंड, एनी फॉर्म ऑफ नेगोशिएशन विद द अदर स्टेट्स टू बी मेड थ्रू द कंपनी। अगर कोई स्टेट अपनी दूसरी किसी स्टेट से कोई समझौता करना चाहती है, कोई आपसी कुछ संबंध रखना चाहती है, कुछ नेगोशिएशन करना चाहती है, कुछ म्यूचुअली, तो वो अपने आप से नहीं कर सकती। वो ब्रिटिशर्स, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी है जो ब्रिटिशर्स है, उनकी नज़र में वो चीज़ आनी चाहिए, उनसे होकर वो पास होना चाहिए। थर्ड चीज़, द स्टेट वॉज टू एक्सेप्ट अ ब्रिटिश रेजिडेंट एट इट हेडक्वार्टर। जो स्टेट है, उनके जो हेडक्वार्टर्स है, उनमें हमेशा कोई एक ब्रिटिश रेजिडेंट जो है वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, कोई एक रहेगा, या ग्रुप जो भी उन्होंने डिसाइड किया है वो वहाँ पे रहेगा ही रहेगा, ताकि और इसके बदले में क्या होगा, कंपनी को इन रिटर्न कोई भी अगर स्टेट को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई बाहर से अटैक करता है उस स्टेट पे, तो कंपनी, मतलब ब्रिटिशर्स जो है वो उनकी हेल्प करेंगे। तो उस टाइम पे क्या था, इतने ज़्यादा खतरे थे स्टेट्स को, क्योंकि बाहर से और भी लोग अटैक कर रहे थे, सबकी नज़र थी, तो कहीं ना कहीं उनकी पावर वीक हो रही थी। तो इनको पता था कि ब्रिटिशर्स टाइम पे बहुत स्ट्रांग है, अगर हम ये अलायंस एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कल को कोई भी खतरा हम पे आएगा तो ये हमारी हेल्प करेंगे। तो ये इन्होंने एक तरीके से इनको एक बटरिंग करी और एक ये दिया कि तुम ऐसा करोगे तो हम ये करेंगे। तो ये एक चीज़ इन्होंने इसमें डाली। उसके बाद नेक्स्ट क्या था इनका, ये 3 पॉइंट्स हो गए। द नेक्स्ट पॉइंट वॉज
द सिस्टम प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल था ये सिस्टम. द इंडियन प्रिंस वर नाउ डिप्राइव्ड ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी टू जॉइन अगेंस्ट द कंपनी. अब वो किसी भी कीमत पे किसी और के साथ हाथ नहीं मिला सकते. जैसे हैदर अली कर रहा था उस टाइम पे, ब्रिटिशर्स से खतरा था उसने, तो उसने फ्रेंच के साथ मिल गया था, वो उनके साथ प्लानिंग करने लगा था. तो इस सिस्टम के अंदर वो चीज़ नहीं कर सकते थे आप. उसके बाद नेक्स्ट क्या, इट गेव अ कंपनी टू चांस टू एक्सपेंड देयर टेरिटरी. इसने कंपनी को एक चांस दिया ब्रिटिशर्स को कि वो अपनी टेरिटरी पे और बढ़ा सकते हैं उसको. क्योंकि आप इन पॉइंट्स को देखिए, साफ देख के लग रहा है कि जो स्टेट है उस पर राजा का अपना कोई कंट्रोल तो रहा नहीं. ब्रिटिशर्स वहाँ पे हैं, अपनी कोई भी चीज़ उनको बिना बताए वो कर नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली तो स्टेट उन्हीं की हो गई. The Indian rulers has to face the interference of the British resident in the everyday affair. अब उनका कोई ना कोई ब्रिटिश रेजिडेंट उनके हेडक्वार्टर्स में हमेशा रहता था, तो कोई भी उनके आपसी मैटर्स होते थे, अपने पर्सनल अफेयर होते थे, उसमें हमेशा उनका इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स का रहता था. इंडियन रूलर्स लॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज अ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. और इंडियन जो रूलर्स थे उन्होंने अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव, अपना डिसीजन मेकिंग पावर सब खो दी थी. यही उनकी एक चाल थी, एक स्ट्रेटजी थी ब्रिटिशर्स की. निज़ाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर, नवाब, पेशवा, सिंधिया, इन सब ने इन सबसे अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था. और जो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे उन पे वो हमला कर देते थे, अटैक कर देते थे. निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने करा था. जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो उन्होंने ऑटोमेटिकली उस स्टेट को सबसे अलायंस बना लिया. इसके बाद पेशवा और सिंधिया जो थे ये लोग, अब ये क्या करते थे, किसी स्टेट पे जब उस रूलर को हरा देते थे तो उस स्टेट को पूरा नहीं छोड़ते थे, कोई ना कोई लीडर वहाँ पे रहता था. क्योंकि अगर उस स्टेट को पूरा छोड़ देंगे तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना, मिलिट्री को चलाना, अपनी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना, वो सब काम तो वो करेंगे नहीं. तो इसलिए वो वहाँ पे एक रूलर को बनाए रखते थे. उसकी पावर कुछ नहीं होती थी, सिर्फ नाम का होता था, ताकि वो डायरेक्ट उनसे कांटेक्ट कर पाएँ. हर जगह कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे कोई ना कोई बना के रखते थे. और सभी लोगों ने ये सबसे अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया था. तो उनकी स्ट्रैटेजी थी, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो क्या करते थे, सब पे कब्जा कर लेते थे और हर किसी पे वॉर नहीं करते थे. कुछ ऐसे सिस्टम्स भी थे जैसे सबसे अलायंस था जिसमें वो इनडायरेक्टली क्या करते थे, स्टेट्स को अनेक्स करने की कोशिश करते थे. और इस स्टेट को, इस सबसे अलायंस से काफ़ी हद तक उन्होंने स्टेट्स पे कब्जा करा. और जो लोग उसको हाँ करते गए वो स्टेट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उनके कब्जे में आती गई. सो इट वॉज द अनदर स्ट्रैटेजी ऑफ द ब्रिटिशर्स. Next topics we will continue in the next class. Thank you so much.